स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी देखने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बाबू, क्या हिंदी में तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो? हाँ, तो बहुत अच्छा। चलो बैठो यहाँ पे और हिंदी मेरे साथ पढ़ो, बहुत ही मजा आएगा। अगर आप भी हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। देखो, हिंदी का ये हम लोग पहला चैप्टर कौन सा करने वाले हैं? गद्य खंड का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में आप सभी को ऐसे बताऊंगा ना कि आपका डायरेक्ट भेजा में घुस जाए। अगर एक बार इस क्लास को देख लोगे और कभी भी हिंदी का ये चैप्टर देखने की जरूरत नहीं होगा। तो इसलिए आप इस क्लास को अंत तक देखना। इसमें हम लोग शुरू से लेकर अंत तक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लेखक परिचय सब चीज को एक ही क्लास में वन शॉट कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसी के बारे में अभी पढ़ने वाले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करें, ये जो एक संविधान सभा का निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा के निर्माता किसको कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। जो इसका लेखक परिचय की बात करें, इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहां पे? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। याद रखना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है जो बाबा साहेब के भाषण से लिया गया। कहां से लिया गया? भाषण, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का एक भाषण था, उसी भाषण से ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो श्रम मतलब होता है काम, विभाजन मतलब होता है बंटवारा, मतलब काम के आधार पर मनुष्य को बांट दिया गया कि अगर तुम दलित हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते, अगर तुम डोम हो तो सिर्फ डोम वाला ही काम करोगे, अगर आप पंडित है तो सिर्फ पंडित वाला ही काम करोगे। इस प्रकार से इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखो, इसका जन्म स्थान की बात करें मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। कौन सा? महू मध्य प्रदेश में। और इसका उच्चतर शिक्षा के लिए बात करते हैं, ये न्यूयॉर्क अमेरिका गया था, फिर वहां से लंदन भी गए थे। और इसका जो निधन मतलब मृत्यु की बात करें, मृत्यु जो है ना 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। कहां पे? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इसका मृत्यु हो चुका था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। तो ये था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कुछ परिचय। देखो, बाबा साहेब ने कई रचना भी किया था। इसका 3 प्रेरक व्यक्ति था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 3 प्रेरक व्यक्ति। पहला बुद्ध था, उसके बाद कबीर था, उसके बाद आप लोगों को याद रखना बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। क्या? ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इसका 3 प्रेरक व्यक्ति रहा। किसका? भीमराव अंबेडकर का। तो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये उच्चतर शिक्षा हेतु कहां गया था? न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका गया, फिर वहां से लंदन गए। कहां पे? वहां से लंदन गए। और किसके प्रोत्साहन पे पूछेगा तो याद रखना बड़ौदा नरेश। किसके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गया था। कौन? भीमराव अंबेडकर। आगे की ओर चलते हैं। कुछ दिनों तक वो वकालत करने की बात, ठीक है, वो जो ना स्वदेश मतलब अपना देश में वो वकालत का भी काम किया था। कौन? भीमराव अंबेडकर जो ना वकालत का भी काम किया है अपने देश में, ठीक है। और अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है। मतलब ये जो दलित होता है उसको बहुत ही योगदान दिया था। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाला है। अगर बात करते हैं उसका निधन की, ये बता चुका हूं 6 दिसंबर 1956 को कहां पे? दिल्ली में इसका निधन हो चुका है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का निधन हो चुका है दिल्ली में। अगर इसके रचना की बात करें, प्रमुख रचना में है सबसे पहला द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर सुतराज, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज, धम्मा भी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, यही से ये निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। यहाँ पे अनटचेबल्स भी इसकी रचना, हु आर दे आदि कई रचना है भीमराव अंबेडकर का। तो ये बाबा साहेब का कुछ रचना था, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो ये जो रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, लेखक विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यहाँ पे लिया गया है, जिसके माध्यम से लोगों के मान्यता, सामाजिक सद्भाव और समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयास किया गया है। देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो विख्यात भाषण एनिहिलेशन कास्ट से लिया गया है, कहता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? 21 खंडों में। याद रखना कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये बातें आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो चलते अब हम लोग इस चैप्टर की और बहुत ही मजा आएगा। देखो, चैप्टर में
कुछ इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। सबसे पहले वन लाइनर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जितने भी वन लाइनर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा ना उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक जो होगा ना अपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मोहन लोहिया नहीं होगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसको डॉक्टर भी का उपाधि प्राप्त है भीमराव अम्बेडकर का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया, भीमराव अम्बेडकर जो है ना ये जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक है। आगे की ओर चलते अगला सवाल की ओर कहता है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। देखो लेखक की दृष्टि से अगर विडंबना की बात करते हैं, जातिवाद के पोषकों नग्न या फिर जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित होना या जातिवाद लोकांत के विरुद्ध नहीं है। देखो यहाँ पे जो ये विडंबना मतलब होता है उपहास, विडंबना मतलब क्या आता है उपहास, चाहते हैं उपहास। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, विडंबना का अर्थ क्या होता है। अगर बात करते हैं विडंबना तो जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं होना। आगे की ओर चलते अगला सवाल तीसरा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो मेरे बाबू लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी धनी हो या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जो स्वतंत्रता मतलब खुल के जी सकता है, समता मतलब आपस में मेल मिला, भ्रातृत्व भाईचारा हो, ऐसा होना चाहिए हम लोग का देश, है ना। ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना गो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया, चौथा सवाल की ओर चलते हैं। देखो चौथा सवाल कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो था भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं। तो बोलेंगे सर कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको पड़ता, जाति प्रथा, किसको जाति प्रथा को माना गया, किसको जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ख इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, कहता है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक रूप, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा। ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बिल्कुल, दूध और पानी जिस प्रकार से मिल जाता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूध है या पानी, सेम उसी प्रकार से भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलो मेरे शेर से अगला सवाल का जवाब दो। 6 नंबर का था भारतीय संविधान के निर्माता में भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो देखो अगर बात करें भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका, ये भीमराव अंबेडकर का। और बताओ भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो फटाफट। आगे की ओर चलते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर हम लोग का नेक्स्ट रहने वाला है 7वां। देखो 7 नंबर प्रश्न कहता है सभी समाज की आवश्यकता क्या। देखो जितने भी समाज है उसकी आवश्यकता क्या, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, गुण अनुबंध या दूध पानी। देखो सभी जो समाज की आवश्यकता है ये श्रम को विभाजन, श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रम विभाजन की आवश्यकता है। तो अगला सवाल की ओर चलते, सवाल नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 2 कास्ट इन इंडिया है और 2 अनटचेबल्स यू आर दे भी है, हु आर सुधराज भी, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो रचना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही है। ये बुक जब पढ़ेंगे तो सभी चीज आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और वैसे भी मैं बहुत ही पहले बता चुका, लेखक परिचय के बारे में मैं बता चुका हूं। अगला सवाल की ओर चलते, सवाल कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक यहाँ पे सभ्य होगा, ठीक है, सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्य कुशलता के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, भाईचारे के लिए। यहाँ पे कार्य कुशलता इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट अगला सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल है 10 नंबर। 10वां सवाल कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। देखो बाबा साहेब का एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि लाहौर में दिया गया था 1936 में। ठीक है, लाहौर में। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं 11 नंबर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए। देखो प्राथमिक शिक्षा करने के बाद अंबेडकर जो ना उच्चतर शिक्षा
चाहे तो न्यूयॉर्क गया, कहां पे, न्यूयॉर्क। उसके बाद फिर लंदन गया था, कहां पे, लंदन गया था। फिर उसके बाद लंदन गया था, पहले न्यूयॉर्क फिर उसके बाद लंदन। और अगला सवाल की ओर चलते, सवाल नंबर 12, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति। देखो भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, हम बता चुके थे 3। कितने था, 3। कौन कौन था, बुद्ध भी था, कबीर भी था, ज्योतिबा फूले भी था। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर, बहुत ही मजा आने वाला है। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर कब हुआ। ये जो जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर जो हुआ था, लाहौर में कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ था, 1936। याद कर लो, ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर। तो मेरे शेर अगला सवाल है 14 नंबर। सवाल नंबर 14 कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो जाति प्रथा क्या, कहानी है, भाषण है, निबंध। अगर बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ जो एक प्रकार का निबंध जो कि भाषण से लिया गया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का एक भाषण था, वहां से लिया गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं 15 नंबर का था, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। देखो ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, इसको मोस्ट वीवीआई कर लो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन उसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया, ललई सिंह यादव, किशोरी लाल यादव, मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। उसको क्या था, कौन, ललई सिंह यादव। उसका रूपांतरण करने वाला जो था लेखक ललई सिंह यादव था। शेर कौन, ललई सिंह यादव। याद हो गया। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ एक दलित परिवार में, कौन सा, दलित परिवार में था। कहां पे, महू मध्य प्रदेश। कहां पे, महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इतना बातें भी याद रखना। तो ब्रह्म परिवार, क्षत्रिय, दलित, तो इसका राइट आंसर होगा दलित परिवार में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखो हमारे अंदर इतना एनर्जी है, तो आप लोगों के अंदर भी एनर्जी होना चाहिए, और कभी भी एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार रिकॉर्ड टूटना ही चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है 17 नंबर, कहता लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई पड़ता। तो लेखक जो था भीमराव अंबेडकर, इस युग में भी कहां पे विडंबना दिखाई पड़ता, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्भयवाद में, या परिवाद। यहाँ पे जातिवाद इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, जाति प्रथा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जातिवाद इसका राइट आंसर होगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है क्या, कि अंबेडकर के माता का नाम क्या था। अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। क्या था, अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई, ठीक है। अगर बात करें पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या था, रामजी सकपाल, याद रखना, ठीक है। तो रामजी सकपाल इसका पिताजी का नाम था। ये सब भी बातें आपको याद रखना है। तो कहा कि अंबेडकर का माता का नाम क्या था, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमा। तो यहाँ पे भीमाबाई इसका राइट आंसर होगा। रामजी सकपाल इसका पिताजी का नाम था। ये बात भी आपके माइंड में घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर चलते, सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते, ठीक है। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर। कहा क्या 19 नंबर सवाल में, कि अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया। तो अंबेडकर जो था भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 में क्या था। कब क्या था, 1916 में क्या था, पीएचडी, ठीक है। पीएचडी, जो पीएचडी कर लेता है उसके आगे डॉक्टर नाम लग सकता है। जो डॉक्टर लगाना चाहता है उसको पीएचडी करना ही पड़ेगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं 20वां। कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किसकी रचना। ये तो फेमस रचना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ये था भीमराव अंबेडकर का। किसका, भीमराव अंबेडकर। सभी क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग का डेली चैप्टर वाइज पूरे तरह से सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डेली क्लास होगा। 4 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड मिलेगा। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। ये जो बात कहने वाला था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता पे, समानता पे, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कथन है। किसका है, भीमराव अंबेडकर का। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 22 नंबर। क्या होगा, 22 नंबर सवाल अपना होगा कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है क्या, श्रम विभाजन या प्रत्यक्ष जाति प्रथा लोकतंत्र। यहाँ पे पेशे का जो दोष पूर्व है निर्धारण कौन करता है, ये जाति प्रथा करता है। दोष पूर्व मतलब पहले ही निर्धारित कर देता है कि तुम ये काम करोगे, अगर तुम डोम हो तो तुम डोमरवा काम करेगा, अगर तुम पंडित हो तुम पंडिते बनेगा, अगर तुम नाई हो तो सिर्फ तुम बाल काटेगा। ये पहले से निर्धारित करता कौन, जाति पाति, ये जात पात, मतलब भेदभाव जो होता है ना, कि तुम जिस जाति से हो वही काम तुम करेगा, ये पहले से बांटता था, मतलब पूर्व से निर्धारित रहता है। कहता है कि 23 नंबर सवाल पे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण है।
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, प्रमुख और प्रत्यक्ष, ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रमुख, तो दोनों होगा, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 का था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुआ। देखो बात करें अगर मृत्यु की तो ये 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। कहां पे? 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1956 दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। 26 नंबर का था कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। देखो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। कहां पे? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते तो पूरा कंप्लीट कर ही देना। तो 14 अप्रैल 1891 कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर डी पे है। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहा था कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको दे देना है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते, सवाल नंबर 28 का था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया। बात करते हैं भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो उड़ता भारत, पुरस्कृत भारत, बहिष्कृत। तो इसका याद रखना बहिष्कृत भारत। कौन सा पत्रिका? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था कौन? भीमराव अंबेडकर। आगे की ओर चलते, अगला सवाल की ओर चलते। सवाल नंबर 29 का था कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। अगर बात करें भारत के संविधान का निर्माता तो जो था भीमराव अंबेडकर, जिसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था ये संविधान बनने में। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 30 का था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय था हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित। तो आप लोग को याद रखना है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने? 21 खंडों में, ठीक है। तो अगला सवाल की ओर चलते, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है। तो हम लोगों का अगला सवाल अब आने वाला सवाल नंबर 31। आधुनिक सभी समाज, आधुनिक सभ्य यह होगा, आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। किसके लिए? श्रम विभाजन, जन विभाजन, धन विभाजन, जाति विभाजन। तो यहाँ पे श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक सभ्य समाज जो था कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है श्रम विभाजन के लिए, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अपना 32 होगा। कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम, माता का नाम था भीमाबाई, पिता का नाम क्या था बताए थे? रामजी सकपाल, रामदेव सकपाल नहीं, रामजी सकपाल, बिल्कुल रामजी सकपाल जो था इसका पिताजी का नाम था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई, ठीक है, भीमाबाई था, ठीक है, भीमाबाई था। रामजी सकपाल, राधे राम नहीं होगा, राम यहाँ पे राम होगा, सॉरी राम होगा ना, रामजी सकपाल होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है रामजी सकपाल। तो चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 33 का था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। देखो बात करते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया। किसका? श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो गया 33 का। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या 34 नंबर सवाल शायद 33 ही था क्या? 34 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था जो था किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना था। जाति प्रथा, सस्ती बाल विवाह या दहेज प्रथा, जाति प्रथा को सबसे खतरनाक माना। ऑप्शन नंबर डी। तो 34 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो क्या 34 में से आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चन किए हैं बताएंगे। तो अब चलते हम लोग कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव पे। देखो इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जो था व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को मिल जाएगा। देखो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही इंपोर्टेंट था। कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो क्वेश्चन वही लेके आए हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लेखक किस विडंबना की लिखना है, लेखक जातिवाद जैसी विडंबना की बात करते हैं। लेखक कैसी? जातिवाद जैसी विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक संश्लेषण किया। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है जिसे समाज घटाना नहीं चाहता। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण, जातिवाद ही जो है पिछड़ापन का एक कारण बना हुआ है। ये सब बातें आपको याद रखना। फिर भी समाज के कुछ धार्मिक लोग इसे अपनी पेशा बना लिए। किसको? जाति प्रथा को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक जो होते हैं ना उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका राइट आंसर कैसे लिखना आपको। कहता है जातिवाद पोषक उनके पक्ष में यही कहते हैं कि
कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। कर्म के अनुसार जैसा जैसा तुम काम करा है उसी प्रकार से तुमको जाति में बांट दिया। कोई डोम में पैदा हुआ तो वो तुम कर्म के अनुसार आया, ऐसा कहना। लेकिन ऐसा कोई बात थोड़े है कि हम पिछले जन्म में कोई काम किया था, हमको इस जन्म में डोम में जन्म दिया, कोई अमीर घर में जन्म दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो विभाजन हुआ है। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। कौन जो होता जातिवाद के पोषक सब, खाने पीने वाले बड़े बड़े लोग सब चाहिए, परंतु यह तर्क है विकास में और बाधा डालता, मतलब हमको उन्नति करने में बहुत ही बाधा। कोई काम ऐसा है जिसमें हमको मन नहीं लगता लेकिन फिर भी जबरदस्ती करना पड़ता, हमको उसमें मन ही नहीं लगता तो कैसे करेंगे वो काम, ऐसा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जातिवाद के पक्ष दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या थी? देखो ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा लेकिन लिख देना है, लेखक नई जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियादी बताया है। उनका कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो तो इस कार्य की कुशलता कम होती है। मतलब अगर जाति के आधार पर तुम काम को बांटोगे, मान लो मेरा ही कोई काम है, हम नहीं करना चाहते हैं, उस काम में हमको भिड़ा देगा, क्या वो काम आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा वो काम, यही कहना चाहता है लेखक। ठीक है, और लोगों को उबन महसूस होना, उबब वही मतलब हमको अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे काम करेंगे, ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता, ये लेखक का मानना था। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसका हम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अगला सवाल कहता है कि जाति जो ना भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहा क्या जाति जो है ना भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो आपको लिखना उत्तर, जाति जो है ना भारतीय समाज के श्रम विभाजन सही रूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है। सही रूप नहीं कहा कि जाति जो है ना भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सही रूप नहीं है। जाति, क्योंकि जाति के आधार पर अगर श्रम को बांटोगे, क्या ये सही रूप है? किसी तरह से आपको सही लगता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो किसी तरह सही नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी कहता था। उन्होंने बताया कि कार्य की निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र, मतलब काम कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति कोई अपना काम ले सकता है। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मानना है। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाए तो समाज ना तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग बनेगा और ना ही निर्माण कार्य होगा। मतलब अगर मेरा काम जिसमें है ही नहीं करने का, वह काम में विराट होगा, क्या उन्नति होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहता है कि काम वही दो जिसमें उसका मन लगे, जिसमें उसका रुचि है, तभी काम आगे बढ़ेगा और विकास करेगा, ऐसा मानना था भीमराव अम्बेडकर का। इतना महान व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर। कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद कर ही लो। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है? तो आपको लिखना है कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रो रहा है, मतलब कंकर है, बालू है, उसमें अटक जाता है। अगर जाति पाति के आधार पर चलोगे ना तुम फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कहता है। कहता है कि जाति प्रथा से समाज में विभिन्न विसंगतियां आती है जो इस प्रकार के समस्याओं का जंग बनती है और समाज अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगर जात पात देख के करोगे ना काम तो समस्या ही रहेगा और तुम बहुत बेरोजगार बनोगे, काम धाम तुमको नहीं मिलेगा और काम में इच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो काम करने का मन लगता है वो काम हमको मिलता ही नहीं, तो कैसे काम करेंगे? फालतू में कोई काम दे देता है कैसे करेगा? ये मानना था भीमराव अम्बेडकर का। अगला सवाल इसमें आता है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उद्वीडन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखो लेखक आज के उद्योग में, आज के युग में गरीबी और उद्वीडन से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्माण के लिए निष्क्रिय बना देता है। क्या? ये जाति प्रथा बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि उसके शक्ति को दबा देता है। इसका कोई भी व्यक्ति का, ये सब चीज लिख दोगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाए। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कुछ भी लिख देना तो नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, अपना भाषा में बना सना के लिख देना कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो क्यों मानता है? ये जाति प्रथा को
मानता, क्योंकि जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें मनुष्य को उसके बिना रुचि के आधार पर काम दे दिया जाता है, जिसमें उसका मन उन नहीं लगता। ये सब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, लेखक नए पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाता है? तो इसको कैसे लिखो, आप लोग लिख देखो, लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया गया है। तो सबसे पहला है कि इससे जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। इसका पीडीएफ वैसे भी हम डाल दूंगा, ठीक है, देख लेना। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था, इसमें आपका टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। वो 6 क्वेश्चन हम अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर आप ये 6 क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लोगे ना, तो एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह क्लास पसंद पड़ा है तो इस क्लास को लाइक कर देना। देखो, इसी प्रकार से डेली क्लास आप लोगों का हिंदी का चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए जोश और उत्साह के साथ अगला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत, जो कि एक प्रकार का कहानी, बहुत ही मजा आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।